आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीए फाउंडेशन का अकाउंटिंग सब्जेक्ट। उसका हम लोग रिवीजन करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में इन डेप्थ रिवीजन करेंगे, जिससे कि आप लोग एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। ये एक बहुत अच्छा आपका चैप्टर होता है, इजी भी है और स्कोरिंग भी है। हर एक अटेम्प्ट में 5 से 8 मार्क का देखने को मिल जाता है और एक अटेम्प्ट में तो ये 10 नंबर का भी आया था। तो अगर ये 10 नंबर या 5 नंबर आते हैं तो हम बहुत अच्छे से इजीली इसको स्कोर कर पाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, इसको पहले हम लोग जान लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोग एक फ्री अकाउंटिंग सीए फाउंडेशन, ठीक है, सीए फाउंडेशन का जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट है उसका फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन सीरीज चलाने वाले हैं, जो कि थ्रू आउट चलता रहेगा और उसमें आपको रोज एक लेक्चर अपलोड होके मिलता रहेगा। उसको आप बेनिफिट ले सकते हो और अपना एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ये 100% कवरेज के साथ रहने वाला है और हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग इसमें कवर कर ले। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, पहले मैं आपको इसकी हिंदी बता देता हूँ। हिंदी में बैंक को तो बैंक बोलेंगे, रिकंसिलिएशन मतलब समाधान और स्टेटमेंट मतलब विवरण। तो इसका जो नाम होता है वो होता है हिंदी में बैंक समाधान विवरण। रिकंसिलिएशन या समाधान में कहूं, जो इसका पर्पज है वो है दो चीजों के बीच के डिफरेंस को खत्म करना, डिफरेंसेस को रिकंसाइल करना कि डिफरेंस आ क्यों रहे हैं, ठीक है ना, उनको रिकंसाइल करके उन दोनों को मैच करवा देना। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखिए। और हम लोग जो ये बुक को यूज कर रहे हैं ये आईसीएआई का स्टडी मटेरियल है, जो कि आपको इजीली आईसीएआई की वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोगों के पास इसकी हार्ड कॉपी भी होगी। तो आप लोग उसको ही फॉलो करेंगे और हम लोग जितनी भी रिवीजन सीरीज बना रहे हैं उसमें सब में आईसीएआई का स्टडी मटेरियल को ही यूज करेंगे, ठीक है। तो आप वहां से उसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, और बिजनेस को रन करने के लिए आजकल हमेशा हमें एक बैंक की बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम लोग एक बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया बिजनेस और ये हमारा हो गया बैंक, ठीक है। तो बिजनेस को बैंक की क्यों जरूरत पड़ती है ये भी मैं 2 मिनट में आपको जो बहुत जल्दी से बता देता हूँ। देखिए, आप लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं बिजनेस में, ठीक है भाई, रॉ मटेरियल लाओगे तभी तो बना के बेचोगे, या हो सकता है आप कुछ ट्रेडिंग करते हो कि खरीद के बेचते हो, तो खरीद के तो लाना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल है, मान लो आप मुंबई में आपकी शॉप है, मुंबई में बिजनेस करते हो, आप मुंबई से भी मटेरियल खरीद सकते हो सकता है कुछ ऐसा मटेरियल हो जो आप यूपी से खरीदते हो, कुछ आप गुजरात से खरीदते हो, कुछ आप दिल्ली से खरीदते हो। आपकी सेल आप दिल्ली में करते हो, आप मुंबई में करते हो, आप सूरत में करते हो, थाना में करते हो, या आप पंजाब में करते हो, बहुत जगह करते हो। तो अब इन लोगों से आपको पैसा भी तो लेना है। पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई अपने ज्यादातर ट्रांजैक्शन आप बैंक से करो। उसके अलावा आपको भी तो कितनी सहूलियत है, आपको भी कितना कन्वीनियंट पड़ जाता है कि आपका पैसा पंजाब का बंदा आपको पंजाब से बैठे बैठे आपको ट्रांसफर कर दे रहा है, या दिल्ली वाला दिल्ली से आपको ट्रांसफर कर दे रहा है, या आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप मुंबई बैठे बैठे किसी को ट्रांसफर कर दे रहे हो। तो ये बैंक का काम होता है, फंक्शन होता है बैंक की, इसलिए हम लोग को एज ए बिजनेस ओनर बहुत ज्यादा जरूरत है। भाई मुझे अमेरिका पैसा डालना है बिजनेस के लिए, अब मैं क्या अमेरिका जाऊंगा फ्लाइट से या अपने किसी एम्प्लॉय को भेजूंगा, तो मेरा आधा बिजनेस तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। भाई जाने आने की कॉस्ट भी पड़ेगी, जो चीज मुझे 100 रुपए की पड़नी चाहिए जाने आने की वजह से वो मुझे 300 रुपए की 200 रुपए की पड़ रही, क्योंकि जाना आना भी तो महंगा है, प्लस हमारा टाइम भी खराब हो रहा है। तो ये सब चीजें हमारी बैंक मैनेज करके देती है, जिसके लिए हमें एक बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ता है अपने बिजनेस के नाम से, उसको हम लोग बोलते हैं करंट अकाउंट, ठीक है। और दूसरे क्या होता है कि हमें पैसे की जब कभी जरूरत पड़ती है तो भी तो हम बैंक से ही बोरोइंग करते हैं, बैंक हमें लेंड करता है, हम बोरोइंग कर लेते हैं, तो ये भी बैंक का एक फंक्शन है। इसलिए हमारे लिए बिजनेस में बैंक जरूरी है। अब बैंक क्या होता है, जितना भी आपका हिसाब है, आपने कितने पैसे बैंक में जमा करे और कितने पैसे आपने बैंक से निकाले या किसी को ट्रांसफर किए या आपने कोई खर्च किया,
तो इसका हिसाब तो बैंक रखेगी, वरना तो डिस्प्यूट हो जाएगा। आप बोलोगे 1 लाख थे, वो बोलेगा 50,000 थे, तो दोनों में लड़ाई हो जाएगी। तो बैंक ऐसा तो करेगी नहीं। बैंक क्या करता है, हमारा एक अकाउंट खोल देता है और उस अकाउंट की हमको पासबुक दे देता है। ठीक है, पासबुक तो करंट अकाउंट में अलाउड नहीं होती, उसमें स्टेटमेंट निकलता है, लेकिन फिर भी हम लोग समझने के लिए कि बैंक पासबुक में लिखता है और हम भी तो अपने लिखेंगे। भाई अगर मुझे 15 तारीख को महीने के पता करना हो कि मेरे पास कितना पैसा है, तो मुझे बैंक जाना पड़ेगा ना। मैं बिना बैंक जाए कैसे पता करूंगा? देखिए आजकल तो इंटरनेट बैंकिंग है, आपने पासवर्ड डाला और आपने देख लिया कितना पैसा है। पहले के टाइम में तो नहीं होता था। तो पहले के टाइम हो या अभी भी हम लोग एक अकाउंटिंग करते हैं और एक बुक बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कैश बुक। कैश बुक में हम लोग बैंक का सारा हिसाब लिखते हैं कि कितना पैसा था, कितना हमने पेमेंट किया, कितना हमें मिला और अब कितना बैलेंस होना चाहिए। ये सब हम लोग कहाँ लिखते हैं? कैश बुक में। अब ये तो सर कैश बुक है, तो कैश बुक का जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे आपने कैश बुक के भी वेरिएंट पढ़े होंगे। सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम में क्या होता है? सिर्फ कैश का कॉलम होता है। एक होता है डबल कॉलम, डबल कॉलम में कैश और बैंक दोनों का कॉलम होता है। एक होता है ट्रिपल कॉलम, उसमें कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों कॉलम होते हैं। तो जब कभी भी हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन की बात करेंगे तो कैश बुक के सिर्फ बैंक कॉलम की बात करेंगे, कैश कॉलम और डिस्काउंट कॉलम की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई। तो अब जब हम दोनों एंट्रीज करते हैं, बैंक अपनी एंट्री कर रहा है, मैं अपनी एंट्री कर रहा हूँ, लेकिन बिजनेस तो एक ही चीज की दोनों लोग एंट्री कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या है, कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। मान लीजिए मेरे हिसाब से जो बैलेंस निकल रहा है मेरी बैंक में वो 1 लाख रुपए निकल रहा है, लेकिन बैंक मुझसे क्या बोल रही है कि भाई आपका तो 1,20,000 रुपए है, या आपका 80,000 रुपए है, या 70,000 रुपए है, या 1.5 लाख रुपए। तीनों ही चारों केस में मेरे से तो मैच नहीं कर रहा है ना, तो कुछ डिफरेंसेस आ गए। तो अब इन दोनों डिफरेंसेस को जब मैं मैच करूंगा उसको बोलते हैं रिकंसिलिएशन करना। मतलब फिर हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे, एक कॉपी लेंगे, उसमें लिखेंगे कि बैंक के हिसाब से मेरा बैलेंस है 1,20,000 रुपए। अब मेरे में 1 लाख रुपए क्यों आ रहा है? फिर मैंने दोनों स्टेटमेंट, फिर हम लोग क्या करते हैं, अपनी कैश बुक को रखेंगे और बैंक की पासबुक या बैंक के स्टेटमेंट को सामने रखेंगे और दोनों की एंट्रीज को चेक कर लेंगे। फिर देखेंगे कि यार ये वाली एंट्री पासबुक में तो है, मेरी कैश बुक में तो नहीं है। अब सपोज करो इसमें डिफरेंस क्यों आ रहा था कि एक पेमेंट हमारे बैंक में, कोई मिस्टर एक्स है हमारे कस्टमर जिनको हमने सामान बेचा था, हमारे डेटर है, उन्होंने डायरेक्टली 20,000 रुपए जमा करवा दिए, जो कि मैंने अपनी कैश बुक में तो लिखे ही नहीं थे। कैश बुक में 1 लाख रुपए आ रहा है, यहाँ पर 1,20,000 आ रहा है। अब दोनों बुक्स को मैच करने का भी तो देखो तरीका हो सकता है। अब मैं क्या करूं, या तो इसमें वो 20,000 रुपए ऐड कर लूं तो ये 1,20,000 हो जाएगा और ये भी 1,20,000 हो गया, मैच हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि यहाँ पर 1 लाख है और यहाँ पर 1,20,000 है, तो मैं यहाँ से 20,000 रुपए माइनस कर लूं तो भी 1 लाख रुपए दिख रहा है और यहाँ पर भी 1 लाख रुपए दिख रहा है। तो ये आपकी चॉइस है, आप कैसे करना चाहते हो। आप पासबुक के बैलेंस से कैश बुक पे पहुंचोगे या कैश बुक के बैलेंस से पासबुक से पहुंचोगे, ये आप पे चॉइस होती है, आप कर सकते हो। ठीक है, अब इन दोनों चीजों को, ये प्लस, ये जो मैंने यहाँ पे प्लस किया और यहाँ पे माइनस किया, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम ओरिजिनल बुक्स में जाके चेंज कर देंगे कि हमने बैंक के स्टेटमेंट में से साहब 20,000 रुपए माइनस करके 1 लाख रुपए बैलेंस कर दी। ये तो पॉसिबल है ही नहीं। क्या आप अपनी बैंक स्टेटमेंट में चेंजेस कर सकते हो? नहीं कर सकते, वो तो बैंक इटसेल्फ करेगा। और बैक डेट में एंट्री कौन डालेगा, या करंट डेट में भी ये इस टाइप की एंट्री कोई नहीं डाल सकता। या अपनी कैश बुक में भी आप ऐसे नहीं लिखोगे कि 20,000 रुपए माइनस। ये आप क्या करोगे, इन दोनों स्टेटमेंट को देख करके एक अलग से पेज, एक अलग से स्टेटमेंट बनाओगे जिसको हम लोग बोलते हैं BRS। वहां पे ये कैलकुलेशन करोगे और आप दोनों को मैच कर लोगे। ओरिजिनल बुक्स में कोई चेंज नहीं, यहाँ पर अभी भी 1 लाख आ रहा है, यहाँ पर अभी भी 1,20,000 आ रहा है, लेकिन आपने एक स्टेटमेंट बनाया कि हाँ जी मैच है मेरा। तो आई होप आप लोगों को BRS का बेसिक थोड़ा सा समझ में आ गया कि BRS से हम लोग क्या करते हैं। तो देखिए ICAI भी हम लोग को कुछ बताना चाहते हैं, इसमें उन्होंने बताया लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो ये बोल रहे हैं आफ्टर स्टडीइंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू, आप इसको पढ़ने के बाद क्या क्या कर सकते हो, कितना एबल हो जाओगे। डिजाइन ऑफ बैंक पासबुक, आप बैंक पासबुक का डिजाइन पढ़ लोगे। अंडरस्टैंड द रीजन फॉर डिफरेंस, भाई इन दोनों में जो डिफरेंस आते हैं उसके रीजन क्या है। भाई ये 20,000 रुपए अभी जो हमने पढ़ा यहाँ पर,
ये जो 20,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा था दोनों अकाउंट के बैलेंस में, इसके डिफरेंस का रीजन क्या है ये आप समझ लोगे इसमें। ठीक है, लर्न हाउ टू रिजॉल्व सच डिफरेंस इन सिस्टमैटिक मैनर। ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं इनको आप रिजॉल्व कैसे करोगे, समझ के ही थोड़ा नहीं छोड़ना, आपको तो रिजॉल्व करना है, और वो भी सिस्टमैटिक मैनर में। अंडरस्टैंड द पर्पस फॉर प्रिपेयरिंग द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड यूटिलिटी, इसका पर्पस आप समझ पाओगे। अब इन्होंने देखिए यूनिट का ओवरव्यू दे दिया है, क्या क्या बताए, साइलेंट फीचर, इसको आप एक बार रीडिंग कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। The reconciliation will bring out any errors that might have been committed either in cash book or पासबुक। कहने रिकंसिलिएशन आपको बता देता कोई एरर अगर आपकी पासबुक या कैश बुक में हुई है तो वो आपको पता लग जाएगा बैंक रिकंसिलिएशन करने से। एनी अनडिड डिले इन द क्लियरेंस ऑफ चेक्स विल बी शोन बाई अब द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आपने बैंक में चेक जमा करा तो क्लियरिंग में कुछ डिले हो रहा है तो वो भी आप इससे पता लगा पाओगे कि क्यों मतलब कितना डिले हो रहा है और डिले हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये रेगुलर रिकंसिलिएशन डिस्करेज द अकाउंटेंट ऑफ द बैंक फ्रॉम एम्बेजलमेंट, चोरी चकारी से बचा सकता है। कॉजेज ऑफ डिफरेंस इन द बैलेंस ऑफ पासबुक एंड कैश बुक, तो क्या क्या कॉज होते हैं, क्या कारण होते हैं, क्यों डिफरेंसेस आते हैं। सबसे पहला होता है टाइमिंग डिफरेंसेस और दूसरा होता है डिफरेंसेस अराइजिंग ड्यू टू एरर्स इन रिकॉर्डिंग द एंट्रीज। भाई पहला क्या टाइमिंग डिफरेंस, मैंने एक एंट्री करी है 4 तारीख को, दूसरे ने कर ली 10 तारीख को, टाइमिंग डिफरेंस हो गया, इससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन अभी जब हम लोग इसको समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले क्या टाइमिंग डिफरेंस, दूसरा क्या रिकॉर्डिंग के टाइम पे ही कोई गलती कर दी, लिखना था 10,000 रुपए लिख दिया 1,000 रुपए, लिखना था 10,000 रुपए लिख दिया 1,00,000 रुपए, लिखना था क्रेडिट साइड पे 1,00,000 रुपए लिख दिया डेबिट साइड पे 1,00,000 रुपए। तो ये क्या है, ये सब गलतियां ही तो है। तो देखिए ये इंट्रोडक्शन हमने कवर कर लिया है ऑलरेडी, आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लेंगे, ये बैकग्राउंड है, ये भी हमने पढ़ लिया। तो हम लोग सीधा आ जाते हैं बैंक की पासबुक पे और इसका आप लोग डिजाइन समझ लीजिए। सबसे पहले होती है डेट, उसके बाद में पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, चेक का नंबर, अगर कुछ है चेक से पेमेंट हुआ तो उसका नंबर आता है 6 डिजिट का। यहाँ पर आपका अमाउंट आएगा जो आपने विड्रॉ किया या पेमेंट किया, यहाँ पर आपने जो जमा कराया या पेमेंट रिसीव करा, यहाँ पे आपको बैलेंस देखने को मिलता है। यही एग्जैक्ट फॉर्मेट आपका बैंक स्टेटमेंट का होता है, यही आपका बैंक पासबुक का होता है। अब आ जाते हैं हम लोग डायरेक्टली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पर। तो ये क्या बोल रहे हैं, टू रिकंसाइल मीन्स टू आइडेंटिफाई और फाइंड आउट डिफरेंसेस। आपको फाइंड आउट करने डिफरेंसेस बिटवीन टू सोर्सेज एंड एलिमिनेटिंग दैट डिफरेंस। आप पहले तो दोनों सोर्सेज कौन सी है, कैश बुक और पासबुक, इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं उनको आप फाइंड आउट करो और उनको एलिमिनेट कर दो, मतलब हटा दो। Whenever we deposit or withdraw money from bank, it always recorded at 2 places. जब कभी भी आप बैंक में पैसा जमा कराओ या फिर निकालो तो वो 2 जगह पर रिकॉर्ड होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं, पहला बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, जो आप कैश बुक अपने बिजनेस में बना रहे हो, आपका अकाउंटेंट बना रहा है, वो बैंक कॉलम में लिखेगा। दूसरा बैंक के स्टेटमेंट या बैंक की पासबुक में, जो कि बैंक अपने यहाँ पे मेंटेन कर रहा होगा। ठीक है, तभी तो डिफरेंस आएगा। द कैश बुक इज मेंटेन बाय द पर्सन हैविंग बैंक अकाउंट वेयर एज द बैंक स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द बैंक। मेरा अगर बिजनेस का अकाउंट है तो कैश बुक तो मैं ही बनाऊंगा या मेरा अकाउंटेंट मेरा एम्प्लॉय बनाएगा, और बैंक की जो पासबुक या स्टेटमेंट है वो बैंक बनाएगा इटसेल्फ। ठीक है, देयरफॉर द बैलेंस इन बोथ द बुक शुड बी इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर। दोनों बराबर होने चाहिए लेकिन अपोजिट इन नेचर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि बैंक क्या करता है, जब हम पैसा जमा करते हैं तो हम अपनी बैंक में जो अपनी कैश बुक में एंट्री करते हैं वो पैसे को डेबिट करते हैं, लेकिन बैंक वाले क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं, क्योंकि उनके लिए तो ये लायबिलिटी है ना। बैंक ने हमारा पैसा जमा किया है तो उसके लिए तो लायबिलिटी वो तो क्रेडिट ही करेगा, और हमारे लिए एसेट है तो हम डेबिट करेंगे। तो दोनों का बैलेंस तो इक्वल होता है कि इनका 1,00,000 रुपए होगा तो इनका भी 1,00,000 रुपए होगा, लेकिन अपोजिट होगा। ये डेबिट है तो ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है तो ये डेबिट है, इस तरह से होगा। मिस्टर ए डिपॉजिटेड 1,00,000 रुपीज इन बैंक अकाउंट, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। भाई मिस्टर ए ने जब जमा किया तो ये तो बैंक कॉलम में डेबिट साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे टू कैश, 1,00,000 रुपए जमा किए बैंक अकाउंट में। लेकिन
बैंक रिसिप्ट इट विल बी रिकॉर्डेड एज क्रेडिट एंट्री। बैंक क्या करेगी, वो क्रेडिट लिखेगी 1 लाख रुपए। आपके जब बैंक अकाउंट से मैसेज आता है तो क्या लिखते हैं, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद ₹1 लाख, और हम लोग डेबिट करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, वैसे आपको पता ही होगी। अच्छा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दीज टू बैलेंसेज डू नॉट मैच। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा बार क्या होता है कि आपका ये दोनों बैलेंस मैच नहीं कर रहे हैं, कि यहाँ पे 1-1 लाख रुपए नहीं लिख कर आ रहा है। तो क्या करेंगे, द रीजन फॉर डिफरेंसेज इन बैलेंसेज कैन बी मैनी एंड आर एक्सप्लेन लेटर इन दिस चैप्टर। वो कह रहे हैं इसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस बाय मैचिंग ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स टू स्टेटमेंट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग हिज डिफरेंस एंड ब्रिंगिंग द टू स्टेटमेंट इन लाइन विद ईच अदर इज नोन एज रिकंसिलिएशन। वो कह रहे हैं दोनों को आप जब रीजंस को फाइंड आउट करोगे डिफरेंस के और उनको एलिमिनेट करोगे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिकंसिलिएशन। एंड द स्टेटमेंट विच रिकंसाइल द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक with the balance as per passbook by showing all the caused differences known as bank reconciliation statement। जो स्टेटमेंट कैश बैलेंस एज पर कैश बुक को रिकंसाइल करता है बैलेंस एज पर पासबुक, और जितने भी कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस होते हैं वो सब दिखाता है, उसको हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं। अब देखिए ये आ गया आपका इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसको आप पढ़ सकते हो, कोई इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। तो अब आ जाते हैं हम लोग कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस पर। द डिफरेंस इन द बोथ बैलेंसेज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक मे अराइज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इन फॉलोइंग रीजंस की वजह से इन दोनों स्टेटमेंट्स में डिफरेंसेस आ सकते हैं। सबसे पहले टाइमिंग डिफरेंस। Sometimes a transaction is recorded at 2 different times in cash book and passbook। दोनों का टाइम ही बदल जाता है, डेट ही बदल जाती है। जैसे कि मिस्टर ए इशूड ए चेक टू PQR लिमिटेड। ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर PQR है लिमिटेड, ये कंपनी है। इन्होंने एक चेक दिया इनको, ठीक है। नाउ इट विल बी रिकॉर्डेड इन हिज कैश बुक इमीडिएटली। ये तो अभी लिख लेंगे ना, but the bank will recognize the transaction only when the same check will be presented to it by PQR Limited। बात को समझिए, ये मिस्टर ए है हमारे, और ये हमारी होगी बैंक, और ये होगा हमारे मिस्टर PQR। ठीक है, इन्होंने इनको चेक दे दिया, कितने का, मान लो 1 लाख रुपए का। इन्होंने 1 लाख रुपए का चेक दे दिया। अब मिस्टर ए क्या करेंगे, अपनी कैश बुक में तुरंत लिख लेंगे कि 1 लाख रुपए का चेक हमने इनको दे दिया। अब सपोज करो मिस्टर ए का जो बैलेंस था वो 20 लाख रुपए था कैश बुक में, इन्होंने 1 लाख का चेक इशू कर दिया, तो अब कितने का बचा, 19 लाख रुपए का। अब मिस्टर PQR जो है, इन्होंने क्या किया, इन पे भैया टाइम नहीं है, इन्होंने चेक ला के अपने ड्रॉर में डाल दिया और जमा ही नहीं किया इस बैंक में कि भाई पैसे दे दो हमें। तो बैंक से तो पैसा कटा ही नहीं, तो यहाँ पर बैलेंस कितना रह गया, 20 लाख रुपए। अब ये जो चेक है इन्होंने कब जमा किया बैंक में, ये दिया था इन्होंने 29 तारीख को, 29 मार्च को सपोज करो, ठीक है। तो इन्होंने तो उसी दिन कम कर लिया। अब ये जो है मिस्टर PQR लिमिटेड, इन्होंने ये चेक जमा किया 10 अप्रैल को, और 13 अप्रैल को इनका ये पैसा डिडक्ट हुआ बैंक से, 20 लाख माइनस 1 लाख, ये बचा 19 लाख रुपए। कब डिडक्ट हुआ, 13 अप्रैल को,
और इनका तो 29 मार्च को ही हो गया था। अब ये देखो ईयर कब हमारा क्लोज होता है, 31 मार्च को। तो 31 मार्च को इन्होंने क्या बोला कि बैलेंस शीट में फिगर डालनी है, तो दोनों को मैच कर लिया जाए। अब क्या दिक्कत आई कि यहाँ पर कैश बुक में तो 31 मार्च को कितना दिख रहा है, 19 लाख रुपए, और यहाँ पर बैंक बुक में तो 13 अप्रैल को 19 लाख हुआ है, 31 मार्च को तो सेम ही बैलेंस है 20 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए का डिफरेंस आ गया। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, टाइमिंग डिफरेंस तो ही हुआ। यहाँ पर इन्होंने 29 मार्च को एंट्री कर ली, लेकिन बैंक ने तब तक एंट्री नहीं की तब जब तक पीक्यूआर ने चेक दिया नहीं, बैंक को सबमिट नहीं किया कि भाई पैसा दो हमें, तो यहाँ पर डिफरेंस अराइज हो जाता है, इसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। सिमिलरली फॉर पीक्यूआर लिमिटेड एंट्री इन कैश बुक विल बी मेड इमीडिएटली एज द चेक इज रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए। अब मिस्टर पीक्यूआर लिमिटेड ने क्या किया होगा, जैसे ही 1 लाख रुपए की एंट्री मिली, इन्होंने अपने बैंक अकाउंट को बढ़ा लिया होगा कैश बुक में। सपोज करिए पीक्यूआर का पहले बैलेंस था 10 लाख रुपए, जैसे ही चेक मिला इन्होंने अपनी कैश बुक में बैंक का बैलेंस कितना कर लिया, 11 लाख रुपए। लेकिन जब तुमने चेक जमा ही नहीं किया, चेक तो तुम जमा कर रहे हो 13 अप्रैल को, ये तो 13 अप्रैल को बैंक में तुम्हारे 11 लाख रुपए होंगे, 31 मार्च को तो 10 ही लाख रुपए होंगे। तो अब इसको रिकंसाइल करना पड़ेगा। देखो कैसे टाइमिंग का डिफरेंस आ रहा है, पैसा तो मिल रहा है लेकिन टाइमिंग का डिफरेंस है। उसके बाद में क्या होता है, ट्रांजेक्शन। There are various transactions which the bank carries out by itself without intimating the customer that, जैसे कि interest received on saving bank account। अब क्या है, मेरा अकाउंट है बैंक में, अब बैंक जब कभी भी मुझे इंटरेस्ट देती तो फोन करके नहीं बताती कि भाई साहब इंटरेस्ट क्रेडिट कर रहे हैं, तुम भी लिख लेना। ऐसा तो नहीं करती, ये भाई साहब हम बैंक के चार्जेस काट रहे हैं, आप भी डिडक्ट कर लो अपने कैश बुक से। उनका क्या, उन्होंने उठाया डिडक्ट कर लिया, उन्होंने उठाया आपको इंटरेस्ट दे दिया। अब आपको तो इसकी इंटीमेशन नहीं हो रही है। लेकिन अब क्या है, अब आपका ये कैश बुक में मान लो 10,000 रुपए है, बैंक बुक में भी 10,000 रुपए है। अब उसने बैंक ने क्या किया, 100 रुपए आपको इंटरेस्ट दिया, 50 रुपए आपके बैंक चार्जेस काट लिए, तब आपका कितना बैलेंस है, 10,050 रुपए, और यहाँ पर आपको 10,000 रुपए कैश बुक में, क्योंकि आपको इन दोनों एंट्री की इंटीमेशन ही नहीं है। जब आपको स्टेटमेंट लेके आओगे तब आप देखोगे, तब इसको मैच कर लोगे। तो ये दो तरह से आपको मिलेंगे कॉजेज ऑफ डिफरेंस। तीसरा क्या होता है, एरर्स। अब आपने मिस्टेक ही कर दी, जब आप एंट्री कर रहे थे तो ही आपने गलती कर दी, जैसे ओमिशन ऑफ चेक इशू। आपने चेक इशू तो किया लेकिन लिखा ही नहीं। क्या किया आपने, एक चेक इशू कर दिया जल्दी जल्दी में मिस्टर क्यू को 10,000 रुपए का, ठीक है, उसने जाके बैंक में जमा करा, पैसे निकाल के ले आया, लेकिन आपने कैश बुक में तो एंट्री नहीं की। क्यों, आप भूल गए। ठीक है, फॉर द रीजन आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। अब ये क्या कर रहे हैं, सम ऑफ द आइटम दैट फ्रीक्वेंटली कॉजेज ए डिफरेंस, जो कि होते ही है। सबसे पहले चेक डिपॉजिटेड विद बैंक बट नॉट क्लियर्ड। आपको एक चेक मिला आपके डेटर से 10,000 रुपए का, बट आपने वो बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ। होता ना कि क्लियरिंग प्रोसेस होती है, तो वो क्लियर नहीं हो पाया टाइम से, तो ये डिफरेंस का रीजन बनेगा। इंटरेस्ट एंड एक्सपेंस चार्ज बाई बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट या एक्सपेंस आपको चार्ज कर दिया, आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट कर लिया, आपको पता ही नहीं है, उसमें लिखा हुआ ही नहीं है। आपके किसी कस्टमर ने डायरेक्ट आपकी बैंक में पैसा डाल दिया, आपको पता ही नहीं है, तो बैंक में तो पैसा बढ़ गया होगा लेकिन आपके कैश बुक में पैसा नहीं बढ़ा होगा। डिसऑनर ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड विद द बैंक। अब आपने क्या, एक चैप्टर हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज, आपको एक बिल मिला था आपके डेटर से, वो आपने डिस्काउंट करा लिया था, ठीक है, बैंक से, लेकिन वो डिसऑनर हो गया मैच्योरिटी डेट पे और आपको नहीं पता है, तो इसके लिए हो जाएगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक इशू करे, आपने तो अपनी कैश बुक कम कर ली, लेकिन उसने बैंक में दिया ही नहीं चेक पेमेंट के लिए, तो वहां से तो कटा नहीं पैसा, तो आपका और बैंक में डिफरेंस आ गया होगा। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने आपको इंटरेस्ट तो दे दिया, आपका बैंक अकाउंट बढ़ा दिया पासबुक या स्टेटमेंट में, लेकिन हमारी कैश बुक में तो वो एंट्री ही नहीं है, तो वो नहीं हुआ होगा, ये भी डिफरेंस है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, आपके कहीं पर शेयर्स हैं, ठीक है, कहीं पर आपने डिवेंचर्स लिए हुए, उसका इंटरेस्ट और डिविडेंड आया आपके बैंक में डायरेक्ट आ गया, आपको तो पता ही नहीं है, तो वहां पे तो बैंक अकाउंट बढ़ा हुआ है बैंक में, कैश बुक में कम है। बिल कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, वही बिल्स का मतलब क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। बैंक ने तो बढ़ा रखा है आपका अमाउंट, लेकिन आपने कम कर रखा क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं थी। तो
एक छोटा सा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, कौन सा, जब चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये हो गई आपकी कैश बुक जिसमें इन्होंने सिर्फ बैंक कॉलम लिया है। तो बता रहे हैं आपका 10,000 रुपए का बैलेंस था, जिसमें से आपने एक वेंडर थे उनको एक चेक इशू किया 2,000 का, तो आप तो इमीडिएटली अपनी बुक में एंट्री कर लोगे और बैलेंस आपने कर लिया 8,000 रुपए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड आपका ये बैंक स्टेटमेंट है जिसको पासबुक बोलते हैं, यहाँ पर आपका कितना बैलेंस है, 10,000 रुपए क्रेडिट, यहाँ पर कितना है 8,000 रुपए डेबिट। तो ये तो दोनों अपोजिट तो ठीक है, ये क्रेडिट है वो डेबिट है, लेकिन अमाउंट भी तो मैच होना चाहिए, अमाउंट मैच नहीं हो रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2,000 रुपए का। तो ये 2,000 रुपए का डिफरेंस क्यों है, ऑन द इश्यू ऑफ अफसेट चेक द बैंक अकाउंट इन कैश बुक इज क्रेडिटेड बाई 2,000 and so balance is reduced to 8,000 whereas balance in the passbook remain 10,000 until the check is presented for payment। वो कह रहे हैं जैसे ही आपने एंट्री 2,000 रुपए का चेक दिया, आपने एंट्री करके अपना बैंक अकाउंट कम कर लिया, 8,000 रुपए पे ले आए, लेकिन बैंक में तो उन्होंने पेमेंट के लिए चेक दिया ही नहीं है, तो बैंक में 10,000 रुपए, और ये 10,000 तब तक रहेगा जब तक वो पेमेंट के लिए चेक को प्रेजेंट नहीं करेंगे बैंक में। दूसरा बता रहे हैं चेक डिपॉजिटेड विद बैंक बट नॉट क्लियर्ड। आपने एक चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया लेकिन वो क्लियर ही नहीं हुआ। तो एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे, यहाँ पर आपका बैलेंस कितना था 12,000, 3,000 का आपको एक चेक मिला, आपने तुरंत कैश बुक में बैंक कॉलम अपना बढ़ा लिया और आपका बैलेंस हो गया 15,000, लेकिन बैंक की पासबुक में आपका बैलेंस 12,000 रुपए है, क्योंकि वो जो चेक आपने बैंक में जमा किया है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, और जब तक वो क्लियर नहीं होगा आपका बैलेंस 15,000 रुपए बैंक में नहीं होगा। तीसरी बात बता रहे हैं इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक। अब देखिए कैश बुक में क्या है, आपका 10,000 रुपए का बैलेंस है, 10,000 का ही बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में देखो 10,000 का बैलेंस है, 1,000 रुपए क्रेडिट हुए, किस लिए, इंटरेस्ट के, तो आपका बैलेंस कितना होगा 11,000 रुपए। आपको तो पता ही नहीं है। अब क्या है, अब आप अपना स्टेटमेंट देखोगे तब आपको उसकी जानकारी होगी, तब आप रिकॉर्ड करोगे तो आप बराबर में पहुंचोगे। इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज बाय बैंक या इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, आपके अकाउंट से इंटरेस्ट या बैंक चार्जेस उसने डिडक्ट कर लिए, या आपका इंटरेस्ट और डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में आया आपको पता नहीं है, ये वो वाली सिचुएशन है। तो कैश बुक में तो देखो 15,000 रुपए बैलेंस है और यहाँ पे 2,000 रुपए डिविडेंड आपका आया, आपको पता ही नहीं है, तो आप जब तक रिकॉर्ड नहीं करोगे तो दोनों में डिफरेंस रहेगा। डायरेक्ट पेमेंट्स बाय द बैंक, अब डायरेक्ट किसी कस्टमर ने आपको पैसा जमा करा दिया, सॉरी ये जमा नहीं कराया, कट गया है, तो डायरेक्ट आपने क्या करा था, बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि हर 25 तारीख को इंश्योरेंस का प्रीमियम जाना होता है, वो आप बिना पूछे पेमेंट कर दिया करो। इसको बोलते हैं NACH, ECH की सुविधा या फिर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस वाली होती है, वो आप लगा देते तो ऑटोमेटिकली पैसा आपका डिडक्ट हो जाता है आपके बैंक अकाउंट में और आपको इंटीमेशन नहीं आ पाती। तो अब क्या है, अब आपका 20,000 रुपए बैलेंस कैश बुक में, लेकिन यहाँ पर एक 1,500 रुपए की एंट्री चली गई इंश्योरेंस प्रीमियम में, आपके बिहाफ पे बैंक ने पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पर 18,500। अब आपको नहीं पता, जब आप देखोगे तो ये क्या करें, ऑन पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक डेबिट द कस्टमर अकाउंट बाई 1,500 रुपए, बैलेंस इन पासबुक इज डिक्रीज टू 18,500, तो ठीक है भाई 18,500 बचा, वेयर एज बैलेंस इन कैश बुक रिमेन्स 20,000 अंटिल द इंफॉर्मेशन ऑफ सच पेमेंट रीचेस टू द कस्टमर एंड ही रिकॉर्ड सच ट्रांजेक्शन। जब तक वो रिकॉर्ड नहीं करेगा 1,500 रुपए तब तक दोनों में डिफरेंस आता रहेगा। डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक बाय कस्टमर, किसी कस्टमर ने मेरे बैंक अकाउंट में पैसा डाल दिया, जैसे कि ये कैश बुक है और ये पासबुक है, यहाँ पर मेरा बैलेंस 10,000 है, यहाँ पर भी 10,000 है, एकदम से किसी कस्टमर ने 2,000 रुपए जमा करा दिए, तो पासबुक में मेरा कितना हो गया 12,000 रुपए, यहाँ पर अभी भी 10,000 रहा। तो अब जब तक ये इन्फॉर्मेशन 2,000 की इसे नहीं मिलेगी और ये यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर देता तब तक ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ये वही बिल्स वाला है। तो बिल अगर आपने डिस्काउंट करा रखा था और वो डिसऑनर हो गया, डिसऑनर मतलब क्या होता है कि बैंक को उसका पेमेंट नहीं मिला, तो क्या होगा, देखो तो यही बताया, 3,000 रुपए मिल गए और ये यहाँ पे बैंक ने 100 रुपए चार्ज करे, ये इसको पता ही नहीं है, ये बिल कलेक्टेड वाला इन्होंने बता दिया है। तो अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं मैसर्स टॉल एंड शॉर्ट, फैज बाजार, न्यू दिल्ली, और ये पिन कोड 110002, इन अकाउंट विद पंजाब नेशनल बैंक, दरियागंज, न्यू दिल्ली। ठीक है, दरियागंज ये एक शॉप होगी, शोरूम होगा
जिसका नाम है मैसर्स टॉल एंड शॉर्ट, फैज बाजार में है, न्यू दिल्ली। और इन्होंने बैंक अकाउंट ओपन किया पंजाब नेशनल बैंक, दरियागंज, न्यू दिल्ली। ये इनकी पासबुक है बैंक की, जो बैंक ने बनाई होगी, और ये कैश बुक है, बैंक कॉलम ओनली। ये आपको ज्यादातर बैंक कॉलम ही देते हैं, ठीक है। तो ये आपको दोनों इन्होंने चीजें बता दी कि ये बैंक है, ये बैंक का स्टेटमेंट हमारे पास है, और ये हमारी कैश बुक है। फिर क्या करें, इट विल बी सीन दैट वेयर एज द पासबुक शोज ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2,43,000। पासबुक का बैलेंस कितना आ रहा है, देखो ये आ रहा है क्रेडिट, ये बैलेंस वाला कॉलम होता है, ये देखो ये है बैलेंस वाला, ये बैलेंस वाला कॉलम, तो 2,43,000 रुपए आ रहा है। द कैश बुक शोज ए डेबिट बैलेंस ऑफ 2,37,000, ये देखो कैश बुक 2,37,000 दिखा रहा है। वी शैल कंपेयर टू इस्टेब्लिश द रीजन फॉर द डिफरेंस। आपको कंपेयर करना है तो आप रीजन बता पाओगे डिफरेंस के। द रिकॉन्सिलिएशन ऑफ द टू स्टेटमेंट कैन बी डन इनटू टू वेज, दो तरह से आप कर सकते हो। अराइव पासबुक बैलेंस फ्रॉम कैश बैलेंस, वो कह रहे हैं कि आप कैश बुक का बैलेंस लो और जो भी डिफरेंस है उनको प्लस माइनस करो और पासबुक के बैलेंस पे पहुंच जाओ। दूसरा तरीका क्या, आप इसको उल्टा कर लो कि आप पासबुक का बैलेंस लो, उसमें जो भी प्लस माइनस करना है कर दो, कैश बुक के बैलेंस पे पहुंच जाओ। तो ये क्या करें, लेट अस स्टार्ट विद द पासबुक बैलेंस एंड अराइव एट द बैलेंस एज पर कैश बुक। तो देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, जो मैं बोल रहा हूँ ये हमारी एक ट्रिक है, उस हिसाब से आप कर लो, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको सिर्फ सोचना है और प्लस माइनस कर देना। ये बैंक रिकंसिलिएशन इतना इजी टॉपिक है ना कि आप इसको कैलकुलेटर पर भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको अच्छे से करना चाहिए। तो पहले हम लोग समझते हैं क्या होगा। सबसे पहले आपका क्या काम होता है इसमें, इस टाइप से जब आपको स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं कि आपको मैच करना होता है, ठीक है। ये पहले इनको हटा देते हैं। आप दोनों स्टेटमेंट को मैच कर लो। मैच कैसे करेंगे देखो मैं बताता हूँ। एक आपने पेंसिल पेन ले लेना है, ये मैं रियल लाइफ में बता रहा हूँ, आप कैसे कर सकते हो। रियल लाइफ भी यहीं पे इसको कवर कर लेंगे हम लोग। प्रैक्टिकली देखो यही होगा, प्रैक्टिकली आपको रीजंस पता नहीं होंगे, आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे दोनों स्टेटमेंट्स निकलवा करके। अब आपने पासबुक रख ली और आपने कैश बुक रख ली। अब आप क्या देख रहे हो, सबसे पहली एंट्री मैं पहले डिपॉजिट, इसका डिपॉजिट है मतलब क्रेडिट, तो उसका डेबिट देखना होगा। तो 4 लाख रुपए बाई कैश, अमाउंट डेबिट 4 लाख बाई कैश, ये मिल गया हमें, ठीक है। 35,000 रुपए जे जॉनसन एंड कंपनी, 35,000 रुपए जे जॉनसन एंड कंपनी। 76,000 बाबू एंड कंपनी, 76,000। 30,000 कैश, देखो है ये एंट्री है, 30,000 कैश। 43,000 जे राय एंड ब्रोस, 43,000। उसके बाद में 20,000 है इंटरेस्ट कलेक्टेड, यहाँ पर वो एंट्री नहीं है। और 1,05,000 और 34,000 वाली एंट्री भी यहाँ पर नहीं है। कोई बात नहीं, अब हम लोग आ जाते हैं डेबिट साइड पासबुक की, क्रेडिट साइड कैश बुक की। यहाँ पर है 60,000 रुपए फर्नीचर डीलर, तो फर्नीचर डीलर 60,000 रुपए। 1,25,000 दास एंड कंपनी, 1,25,000 दास एंड कंपनी। 1 लाख रुपए रॉय एंड जेम्स, 1 लाख रुपए रॉय एंड जेम्स। 50,000 रुपए कैश, 50,000 रुपए कैश। 25,000 रुपए प्रीमियम पेड नहीं है। 1,000 रुपए बैंक चार्जेस नहीं है। तो ये आपको मिल गया। अभी आपको पता लग गया कौन कौन सी एंट्रीज नहीं है। एक तो ये 78, सॉरी मैं एक कलर चेंज कर लेता हूँ, 78 नहीं है, 1,05,000 34,000 नहीं है, यहाँ पर 25,000 1,000 20,000, ये 6 एंट्रीज हमको नहीं मिली है। तो ये क्या करें, पासबुक का बैलेंस लो और कैश बुक के बैलेंस पे आ जाओ। तो पासबुक हमें कितना दिखा रही है, 243, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, चलो यहाँ करते हैं। बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, 2,43,000
78,000। तो इसमें देखो सबसे पहले पासबुक का हम लोग डिपॉजिट साइड को ले लेते हैं। तो यहाँ पर 20,000 रुपए मेरी पासबुक में बढ़े हुए हैं, लेकिन मेरी कैश बुक में तो ये 20,000 रुपए है नहीं, और मुझे पहुंचना कहाँ है, पासबुक से कैश बुक पे। तो अब मेरे पास क्या रास्ता है कि मैं इसमें से इसको माइनस करूं या प्लस करूं। देखो इस तरह से समझो, ये हो गई मेरी पासबुक, ये हो गई कैश बुक। आप हमेशा इस तरह से ही करना। यहाँ पर मैं बैलेंस मानता हूँ 1 लाख रुपए, और यहाँ पर भी 1 लाख रुपए, ठीक है। अब ये 20,000 रुपए देखो मेरी पासबुक में आए थे, ठीक, डिपॉजिट में। तो यहाँ पर तो 20,000 रुपए प्लस हो गए होंगे, तो ये कितना हो गया होगा, 1,20,000। यहाँ पर 1 लाख ही रहा होगा क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। तो अब मेरे पास दो तरीके क्या है, या तो मैं यहाँ से 20,000 रुपए माइनस कर दूं तो ये 1-1 लाख रुपए मैच हो जाएंगे, मैच हो गए। अब देखो अगर आप कैश बुक का बैलेंस ले रहा हूं, सॉरी गलत लिख दिया हम लोग ने, सॉरी, इस तरह से नहीं, उल्टा लिख दिया हम लोग ने। यहाँ पर हमारा कैश बुक है और ये पासबुक है, दोनों का बैलेंस 1 लाख रुपए है। अब 20,000 रुपए मेरी पासबुक में आए ना, तो पासबुक में लिख दिए, तो ये हो गया 1,20,000 रुपए। और यहाँ पर तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, तो ये 1 लाख ही है। तो अब मेरे पास दोनों को टैली करने का क्या तरीका है, या तो मैं यहाँ से 20,000 माइनस करूँ तो ये 1 लाख रुपए आ जाएगा, और ये भी 1 लाख रुपए आ जाएगा, तो दोनों मैच हो गई, ठीक है। या फिर मेरे पास क्या तरीका है कि मैं यहाँ पर 20,000 रुपए ऐड कर दूं, तो ये 1,20,000 हो जाएगा, और ये भी 1,20,000 हो जाएगा। तो अब दोनों में से तरीका कौन सा हमें चूज करना है, ये हमें देखना है कि हमने बैलेंस कौन सा लिया है। अगर आपने पासबुक का बैलेंस लिया है तो आपको ये 20,000 माइनस करने, अगर आपने कैश बुक का बैलेंस लिया तो आपको 20,000 प्लस करने। तो हमने कौन सा बैलेंस लिया था, पासबुक का, तो हमें 20,000 माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है कि नहीं आया, तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं दोबारा से उसको आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और मैं आपको यहाँ पर भी दे दे रहा हूँ, नंबर आप नोट कर सकते हैं, 7307866892। ये व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये 20,000 रुपए को माइनस करना पड़ेगा। एक एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई, ये एंट्री हमने कंप्लीट कर ली। अब हम आते हैं पासबुक में जो हमने विड्रॉ किया है, जो वहां पर नहीं है। तो यहाँ से 25,000 रुपए माइनस हुए, लेकिन बैंक हमारी कैश बुक से तो नहीं हुए। तो अब क्या एंट्री हो रही होगी कि कैश बुक और ये पासबुक, यहाँ से तो 25,000 रुपए हमने माइनस किए हुए हैं, यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है। तो अब इसके दो तरीके हैं बराबर करने के, या तो हम यहाँ पे 25,000 रुपए को प्लस कर लें, या हम यहाँ पर 25,000 रुपए को माइनस कर लें। ये चॉइस कहाँ पर डिपेंड करती है कि बैलेंस कौन सा लिया है। अगर पासबुक का लिया तो प्लस करने, कैश बुक का लिया तो माइनस करने। हमने कौन सा लिया है, पासबुक का, तो हम इसको प्लस कर लेंगे 25,000 रुपए। फिर आता है 1,000 रुपए बैंक ने डिडक्ट किए, तो अगेन वही बात है कि दोनों हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पर तो मैंने कुछ माइनस किया ही नहीं, यहाँ से 1,000 रुपए कर दिए। अब दोनों को टैली करने के लिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब ये जीरो है, तो दोनों को टैली करने के लिए या तो मैं यहाँ पर 1,000 करूँ तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, या मैं यहाँ पर -1,000 करूँ तो यहाँ पे भी -1,000। अब ये चॉइस कहाँ पर डिपेंड करती है, बैलेंस कौन सा लिया। मैंने पासबुक का लिया तो प्लस कर देंगे, ठीक है। ये 3 एंट्रीज हमारी हो गई। अब 3 एंट्री हमें और करनी जो कि कैश बुक में दी है। अब कैश बुक में क्या है, 78,000 रुपीज आपने कहीं पेमेंट किया, किसको, बाबू एंड कंपनी को, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में नहीं लिखे। तो वही हम लोग, ये आप छोटा सा एक बना लेंगे तो आपको बहुत इजी रहा करेगा, कैश बुक और ये पासबुक। अब यहाँ से क्या हुआ, कैश बुक से 78,000 माइनस हुआ, यहाँ पर लेकिन जीरो है।
तो अब इन दोनों को बराबर कैसे कर सकते हैं, या तो मैं यहाँ पर 78,000 प्लस कर दूं या यहाँ से 78,000 माइनस कर दूं। और ये चॉइस कहाँ पे डिपेंड करेगी कि हमने बैलेंस कैश बुक का लिया है या पासबुक का। कैश बुक का लेंगे तो प्लस करने, पासबुक का लेंगे तो माइनस करने। हमने क्या किया है, पासबुक का लिया तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 78,000। उसके बाद में 1,05,000 रुपए एम मोहन एंड कंपनी से हमें मिला है, लेकिन बैंक में नहीं है हमारी। तो हमारी कैश बुक में क्या एंट्री हो रखी है, 1,05,000 रुपए प्लस, यहाँ पर 0 है। तो या तो मैं यहाँ से माइनस कर दूं 1,05,000 रुपए, या मैं यहाँ पर 1,05,000 रुपए प्लस कर दूं, तभी तो प्लस ये बराबर होगा 0। तो ये चॉइस कहाँ पे डिपेंड करती है, आपने कैश बुक का बैलेंस लिया या पासबुक का। हमने कौन सा लिया, पासबुक का, तो हम क्या करेंगे 1,05,000 रुपए प्लस कर देंगे। ऐसे ही एक एंट्री क्या है, 34,000 रुपए NND एंड सन्स के आए हुए हैं, जो कि यहाँ पर तो प्लस हुए हैं 34,000, पर यहाँ पर नहीं हुए। तो मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं यहाँ से माइनस कर दूं या मैं यहाँ पर प्लस कर दूं। तो ये कहाँ पे डिपेंड करता है, पासबुक का बैलेंस लिया है कैश बुक का, तो पासबुक का लिया है, आप इसको ऐड कर दो। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसका बैलेंस निकालना है, और बैलेंस हमारी कैश बुक के बैलेंस से मैच हो जाना चाहिए। इसका मतलब हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ठीक से कर लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हमारे पास जो है अमाउंट वो है 2,43,000 रुपए। उसमें हमें क्या करना है, ये 20,000 रुपए माइनस करने या प्लस करने, ये देख लो एक बार, हमने इसमें साइन नहीं लगाया। तो ये 20,000 रुपए हमें पासबुक में मिले हैं। अब हमारी पासबुक में आए हुए हैं और बैंक कैश बुक में हमने इसकी एंट्री नहीं की है, तो अब हम क्या करेंगे, या तो हम पासबुक से हटा दें या कैश बुक में ऐड कर लें। तो हमने बैलेंस कौन सा लिया, पासबुक का, तो हम इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे ये माइनस हो गए, तो -20,000 प्लस 25,000 प्लस 1,000 -78,000 प्लस 105 और प्लस 34। कुछ हमने क्या आ रहा है बैलेंस, 2,37,000 रुपए। ये हमने कुछ गलत कर दिया है मुझे लग रहा है, प्लस माइनस में कुछ कंफ्यूजन हुआ है। और हमने ये मिस कर दिया, एक 73,000 की एंट्री ये भी रह गई। तो ये 73,000 क्या है, 73,000 हमने पेमेंट किया किसको, के नागपाल एंड कंपनी को। तो हमारी कैश बुक से तो कम हो गया, बट पासबुक से तो कम हुआ ही नहीं। तो हमारे पास फिर से दो तरीके, या तो हम कैश बुक में जोड़ दें या पासबुक से कम कर दें। तो हमने बैलेंस कौन सा लिया है, पासबुक वाला, तो हमें पासबुक से ये माइनस करने होंगे 73,000। तो अब हमारा जो बैलेंस आएगा वो आ गया 2,37,000, और हमारी कैश बुक का क्या बैलेंस आ रहा था, 2,37,000। तो दोनों मैच हो चुके हैं। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अगर हमें इसको यहाँ पर कैश बुक का बैलेंस लेते और हमें पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना होता, तो हम लोग क्या करते, ये एंट्रीज पलट जाती। लेकिन आपको ये याद नहीं करना कि ऐसे करके उल्टा कर लेंगे सीधा कर लेंगे, आपको तो जो लॉजिक दिया गया आप उसी से ही काम करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, ये इन्होंने अपनी तरह से दिया, आप इसको पढ़ सकते हो, बट आप स्टेटमेंट फॉर्म में करोगे जैसे मैंने बताया तो बहुत ज्यादा इजीली आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। आज हम लोग इस क्लास को इतना ही रखते हैं, और बाद में मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा, सेकंड लेक्चर, जिसमें हम लोग और आगे का डिस्कशन करेंगे और जो भी क्वेश्चंस है वो हम लोग कवर करेंगे। ऐसे ही 40-45 मिनट की क्लास लेंगे, 4-5 क्लास में टारगेट है, मैक्सिमम 4 क्लासेस में हम इसको कंप्लीट कर लें BRS के टॉपिक को। उसके बाद में हम लोग फर्दर मूव करेंगे। कुछ भी आप लोगों को हेल्प चाहिए होगी, कुछ भी असिस्टेंट चाहिए, तो आप मेरे ये व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, आपको फुल सपोर्ट मिल जाएगी। कुछ भी डाउट आता है तो ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।